बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, पाकिस्तान एक बार फिर साजिशों की जद में है और इस बार साजिशों का निशाना है पाकिस्तान की आला अदलिया के जज यानी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जनरल फैज हमीद एक बार फिर भयानक और संगीन तरीन इल्जामात की जद में हैं और ये इल्जामात क्या हैं और इल्जामात किसने आयद किए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर हैं तो उस वक्त मौलाना फजल रहमान और अफगानिस्तान के दरमियान जो पींगें बढ़ रही हैं या जो मामलात कुर्बतों के बढ़ रहे हैं उसका पस मंजर क्या है और फिर किसने ये मुतालबा किया है कि अमेरिका अफगानिस्तान को या अफगानिस्तान के तालिबान को या फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को डीवेपनाइज करे या डीवेपनाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करते हुए इनके खात्मे के लिए, इनके ठिकानों के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मदद करे। ये मामला क्या है और फिर हम बात करेंगे पीटीआई का वर्चुअल जलसा। अब वर्चुअल जलसे को तो 2 दिन हो गए हैं, लेकिन इसके हवाले से मुख्तलिफ एंगल्स जो है वो ज़ेर बहस हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और इससे जुड़ी हुई एक अहम तरीन बात वो है वोटर लिस्टों के हवाले से कि वोटर जो नए वोटर्स हैं उनमें कितना इजाफा हुआ है, खवातीन वोटर्स में कितना इजाफा हुआ है और इसके हवाले से जो मामलात सामने आ रहे हैं या जो बातें की जा रही हैं वो बातें क्या हैं, इन तमाम उमूर पर हम आज तफसील से बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि आखिर अमेरिका की तरफ से इस वक्त जो महकमा खारजा की तरफ से पॉलिसी बयान दिया गया है पाकिस्तान के दाखिली उमूर के हवाले से, उसकी जरूरत क्यों थी। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम इब्तिदा करते हैं कि अमेरिका ने जो पाकिस्तान के आम इंतखाबात के हवाले से जो अहम तरीन एक पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया है वो क्या है। अब अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ इलाकाई सलामती दिफाई तावन पर शराकत के मुंतज़िर हैं, पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेंगे। अब तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम पाकिस्तानी सियासी जमातों से मुतालिक कोई पोजीशन नहीं लेते, हम तमाम सियासी रहनुमाओं के साथ बात करते हैं जो पाकिस्तानी अवाम मुंतखब करते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक पाकिस्तान अमरीका का एक बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी और नेटो पार्टनर है। पाकिस्तान के साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेंगे। इस हवाले से 2 तरफा बातचीत जारी रहती है। और इसके अलावा मैथ्यू मिलर ने जो है कहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ महकमा खारजा पेंटागन समेत दीगर ओहदेदारों से मुलाकात के लिए वाशिंगटन में थे। तो नाज़रीन, यकीनन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अमेरिका का दौरा मुकम्मल कर लिया है और इसके हवाले से पीटीआई का जो की तरफ से जो इस मसले को प्रोपेगेट किया गया या जो रंग देने की कोशिश की गई वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। और ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पीटीआई की तरफ से जिस तरह 6 कांग्रेसमैन हायर किए गए हैं और उन कांग्रेसमैन में से एक का ताल्लुक इंडिया से भी है। और ये मामला क्या है, किस तरह है, ये आप सब जान चुके हैं और ये मामला पिछले 2 दिनों से ज़ेर बहस है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं उस खबर की कि पाकिस्तान एक बार फिर साजिशों की जद में है। तो आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 दिनों से एक तमाशा सा बरपा है। अब वो तमाशा है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बैरून मुल्क जाने से। अब फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जैसे साजिशी अनासिर को इंतजार था कि जस्टिस काजी फायज ईसा पाकिस्तान से बाहर कब तशरीफ ले जाते हैं। और जब वो यहाँ से रवाना हुए तो उन्होंने हकायक को जाने बगैर जो है वो फायरिंग शुरू कर दी, यानी इल्जामात की फायरिंग शुरू कर दी कि जी ये देखें, ये जजेस की बेगमात का मामला है जी, उनकी जामा तलाशी नहीं होनी चाहिए, ये वो है। जबकि हकीकत की खुलकर अब सामने आ चुकी है कि जी इनकी जो है वो अपना वीडियोस मौजूद है जो वहां सीसीटीवी कैमरा ने रिकॉर्ड किए हैं, जिसके मुताबिक मैडम सेरिना ईसा एयरपोर्ट पे अपनी तलाशी दे रही हैं और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कोई वीआईपी प्रोटोकॉल एंजॉय नहीं कर रहे और वो आम शहरियों की तरह गए हैं, आम शहरियों की तरह तलाशी दी है और आम शहरियों की तरह डिपार्चर तक पहुंचे हैं और आम शहरियों की तरह ही उन्होंने फ्लाइट ली है। तो उसके बाद ये साजिश क्यों हुई? इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट ये समझ रही थी कि शायद जो है वो जस्टिस काजी फायज ईसा के आने के बाद उनके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब उनके लिए आसानियों की बजाय मुश्किलात पैदा हुई सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के केस के हवाले से, मुश्किलात पैदा हुई बदतरीन डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ के जो है वो
उनका जो केस की समाअत थी अपीलों की, उसके हवाले से, और इन्हें जो है वो एक सख्ती का सामना करना पड़ रहा है जनरल फैज हमीद के मामलात पर, यानी जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी केस के हवाले से। इस तरह मुख्तलिफ जो चीजें हुई हैं या जो होने जा रही हैं, तो ये तमाम चीजें वो हैं। और फिर इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी फोरम पे, किसी ना किसी जगह एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये तासुर मौजूद था कि किसी भी तरह से इंतखाबात मुलतवी हो जाएं। तो बहरहाल इंतखाबात तो मुलतवी नहीं हुए, यानी उनको इल्तवा में नहीं डाला जा सका। इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है, 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं, और ये पाकिस्तानी कौम के लिए एक हैरानकुन बात है कि ये इंतखाब कोई निगरान नहीं करवा रहे, यानी निगरान आजादाना शफाफ इंतखाबात करवाने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। ये जो आए थे केयर टेकर्स, ये केयर टेकर्स नहीं थे, ये सिर्फ टेकर्स थे, ये सिर्फ लेने वाले थे, गिवर्स नहीं थे, ये टेकर्स थे। तो इनको इक़्तिदार का मजा आ गया था, इनको चस्का लग गया था, तो इसलिए ये अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हीले, बहाने और हरबे इस्तेमाल कर रहे थे, जिनमें इनको बुरी तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा है। अब नाज़रीन आते हैं दूसरी तरफ, जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके वापस आ रहे हैं, तो ठीक उसी वक्त यानी JUIF के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान को अफगान हुकूमत की तरफ से यानी ये कहा गया कि अमारात इस्लामिया ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जो मौलाना फजलुर रहमान साहब को दावत दी है। अब इसमें जो बात कही गई है वो अपने आप में हैरानकुन है। अब वो कह रहे हैं कि जी जो है वो अफगानिस्तान आए और मुमलकत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के हवाले से अफगान अवाम और अमारात इस्लामिया के मौक़िफ़ से आगाही हासिल करें। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान का दौरा करके मौलाना फजलुर रहमान फिर जाकर पाकिस्तानी अवाम को बताएं कि हम पाकिस्तान में बदअमनी नहीं चाहते, और उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने कहा कि हम हरगिज नहीं चाहते कि पाकिस्तान से ताल्लुकात खराब हों या पाकिस्तान के खिलाफ कोई इकदाम किया जाए। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। अब ये जी नहीं चाहते, ये इन्होंने हम पे एहसान किया है कि वो पाकिस्तान में कोई इंटरवीन नहीं करना चाहते या हम पर कोई जंग मुसलत नहीं करना चाहते या वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। लेकिन आप ये याद रखें कि JUIF वाहिद जमात है कि खैबर पख्तूनख्वा की कि जो TTP के मुसलसल निशाने पर है। ना इनका कोई जलसा होने दिया जाता है, ना इनकी कोई कॉर्नर मीटिंग होने दी जाती है, यहाँ तक कि मौलाना फजलुर रहमान पर मुतअद्दिद जो है वो कातलाना हमले और खुदकश हमले हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद मौलाना फजलुर रहमान और तालिबान के दरमियान ये इश्क, ये मोहब्बत, ये प्यार की बातें, और फिर ये तासुर देना कि आए देखें तो सही हम तो पाकिस्तान। और ये उस वक्त, मैंने कहा ना कि उस वक्त जब अमेरिका के साथ इस हवाले से अहम तरीन उमूर ज़ेरे बहस आए हैं, तो अब क्या कर सकते हैं, अब देखते हैं कि आगे सिचुएशन क्या बनती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं, इस हवाले से साबिक वफाकी वजीर और सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी ने एक स्टेटमेंट दिया है, और उस स्टेटमेंट में मोहम्मद अली दुरानी का कहना है कि इस वक्त अफगान तालिबान या तहरीक तालिबान या TJP या इनके पास जो भी असला है ये अमेरिकन साख्त का असला है, या फिर या तो वो असला है जो नेटो फोर्सेज यहाँ पर छोड़कर गए, या फिर ये वो असला है जो अमेरिका ने तालिबान को तरबियत के वक्त इनके हवाले किया था। अब यह सवाल ये पैदा होता है कि ये असला पाकिस्तान कैसे पहुंच रहा है, ये असला बलूचिस्तान कैसे पहुंच रहा है, या ये असला उन इलाकों में कैसे पहुंच रहा है जो अपना ज़ाहिर है कि दहशतगर्दी से मुतासरा इलाके हैं। तो उन्होंने मुतालबा किया है कि अमेरिका इस असलहे की तरसील को रोकने के लिए संजीदा इकदामात करे, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी किसी भी सूरत हाल का मुतहमिल नहीं हो सकता। तो नाज़रीन अब हम आते हैं कि जो PTI का वर्चुअल जलसा हुआ है, वर्चुअल जलसा और जो वोटर लिस्टों के हवाले से जो ताज़ा आदाद शुमार जारी हुए हैं उनके हवाले से, तो नाज़रीन ये जो वर्चुअल जलसा हुआ है, अब इसको PTI अपनी बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो करार दे रही है। यानी हैरानकुन तौर पर, यानी अफसोस होता है कि जितनी मेहनत इन्होंने ट्रोलिंग पे की है, जितनी मेहनत इन्होंने जो है वो इस तरह की बेहुदा किस्म के मामला पर की है, इतनी अगर इन्होंने सियासत पर की होती या अपनी हुकूमत पर की होती तो मेरे ख्याल में आज इमरान खान जेल के पीछे न होते। अब इनका कहना है कि जी हमारे वर्चुअल जलसे में 44 लाख लोग मौजूद थे। मैं तो ढूंढता रहा वो फुटेज के वो 44 लाख क्या, 4 लाख तो क्या, 50,000 तो क्या, 10,000 तो क्या, 5,000 तो क्या, 2,000 तो क्या, 1,000 लोग भी किसी एक जगह पर मौजूद हों और वो जो है वो जलसा देख रहे हों।
کہیں مجھے ایسا کوئی کلپ نظر نہیں آیا. تو بھائی جان کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ اگر آن لائن الیکشن کروانا چاہیں تو الگ بات ہے، پھر آن لائن وزارت عظمیٰ کے لیے آپ کوئی جو ہے وہ ووٹنگ کروانا چاہیں تو حیران کن بات ہے. آپ آن لائن جو ہے آپ سب کچھ تو آن لائن کرتے ہیں. مجھے تو میں الفاظ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ کے لیے سب کچھ آن لائن ہو گیا ہے. تو آن لائن آپ اس طرح کا ایک سوکال قسم کا جلسہ تو کر سکتے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور ہیں. اگر آپ کے پاس 2 لاکھ لوگ ہیں تو اب اس کو ہم اگر تقسیم کریں پاکستان کے تمام صوبوں میں، اب پاکستان کی 25 کروڑ آبادی کے بیچ میں چلو میں مان لیتا ہوں 44 لاکھ تھے، تو 44 لاکھ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اس کے بعد بقول آپ کے کہ دنیا بھر میں، امریکہ میں، اپنا آسٹریلیا میں، لندن، برطانیہ میں، دنیا کے مختلف ممالک میں، کینیڈا میں، یہ ہر جگہ پہ آپ کے جو ہے وہ ووٹر سپورٹر موجود تھے. اگر ان کو ہم تقسیم کرتے ہیں تو پھر پاکستان میں آپ کے کتنے لوگ تھے؟ اور پاکستان میں اگر آپ کے پاس اتنے لوگ موجود ہیں تو پھر آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اسٹریٹ پاور تو سارا آپ کے پاس آ گیا ہے، تو کچھ کریں. اس طرح نہ ہو کہ جس طرح آپ جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کیا مطلب ہم اتنے یہ کر سکتے ہیں یا ہم وہ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس بھائی اب وہ چیز نہیں ہے. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ جن کے پاس امیدوار کھڑے کرنے کے لیے اب نہیں آ رہے ہیں یا ورچوئل جلسے میں کہیں اگر شرکت کی ہے تو ان میں سے ان کے سابق 25 اراکین اسمبلی نے ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا ہے. تو اس کے بعد اب آپ کے پاس کیا بچتا ہے؟ کچھ نہیں بچتا نا. آگے سفر پڑا ہوا ہے. تو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھنا پڑے گا. پہلے تو آپ اپنے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو لے آئیں، ان کو سنبھالیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو بلے کا نشان ہے وہ تو جا رہا ہے. آپ کو بلے کا نشان نہیں ملنے والا، تو پھر آپ کے پاس کیا بچے گا؟ تو اس لیے اس طرح کی جو ٹرولنگ ہے یا اس طرح کی جو کیمپینز ہیں یہ چلا کے آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ خود کو یا عمران خان کو جو جیل میں نہتا پڑا ہوا ہے. تو بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں، میں زیادہ کچھ نہیں بات کروں گا. ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 8 فروری کے عام انتخابات سے قبل پاکستان میں رجسٹرڈ ووٹرز کا ڈیٹا جاری کر دیا ہے. الیکشن کمیشن کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں ووٹرز کی مجموعی تعداد 12 کروڑ 85 لاکھ 85 ہزار 760 ہے، جس میں سے مرد ووٹرز کی تعداد 6 کروڑ 92 لاکھ 63 ہزار 704 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 5 کروڑ 93 لاکھ 22 ہزار 56 ہے. اعداد شمار کے مطابق ملک بھر میں مرد ووٹرز کی شرح 53.87%، جبکہ خواتین ووٹرز کی شرح 46.13% ہے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ووٹرز کی تعداد 10,83,029 ہے، جس میں سے 5,68,406 مرد ووٹر اور 5,14,623 خواتین ووٹرز ہیں. الیکشن کمیشن کے ڈیٹا کے مطابق بلوچستان میں ووٹرز کی تعداد 53,71,947 ہے، جس میں سے مرد ووٹرز کی تعداد 30,16,164 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 23,55,783 ہے. خیبر پختونخوا میں ووٹرز کی مجموعی تعداد 2 کروڑ 19,28,119 ہے، جس میں سے 1 کروڑ 19,44,397 مرد ووٹرز ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں خواتین ووٹرز کی تعداد 99,83,722 ہے. اعداد شمار کے مطابق پنجاب میں ووٹرز کی تعداد 7 کروڑ 32,07,896 ہے، جس میں سے مرد ووٹرز کی تعداد 3 کروڑ 91 لاکھ 22 ہزار 82 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 3 کروڑ 40 لاکھ 85,814 ہیں. الیکشن کمیشن کے اعداد شمار میں بتایا گیا کہ سندھ میں ووٹرز کی تعداد 2 کروڑ 69 لاکھ 94 ہزار 769 ہے، جس میں سے مرد ووٹرز کی تعداد 1 کروڑ 46 لاکھ 12 ہزار 655 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 1 کروڑ 23 لاکھ 82 ہزار 114 ہے. اب ناظرین، اگر ہم ان اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ مطلب ایک اچھا سا ماحول پیدا کرتی ہیں. اب اس طرح اگر ہم دیکھیں تو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو اعداد شمار جاری کیے گئے ہیں ان میں سے 18 سے 45 سال کے وہ ووٹرز ہیں جن کی تعداد یعنی 18 سے 45 سال کی عمر کے ووٹرز کی جو مجموعی تعداد ہے وہ 1 کروڑ 61 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. اب یہ یعنی 2002 میں الیکٹرل جو تھی اس کا جو تناسب تھا وہ 71.9 ملین تھا اور صرف 20 سال میں یعنی یہ 128 ملین تک پہنچ گیا ہے.
اسی طرح اگر ہم دیکھیں خواتین ووٹرز کے معاملے پر تو خواتین ووٹرز 1,26,00,000 یعنی 2008 میں مرد اور خواتین ووٹرز میں جو فرق تھا وہ 12.4 ملین کا تھا، جو اب کم ہو کے 8.9 ملین رہ گیا ہے۔ اب یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ نئے ووٹرز جو ہیں یا جو ینگ ووٹرز ہیں، ینگسٹرز ہیں 18 سال کے، یہ وہ ہیں جو پی ٹی آئی نے جن پر محنت کی ہے، یعنی یہ وہ ہیں کہ جو پی ٹی آئی سے بہت زیادہ مطلب ان کا پی ٹی آئی کے نظریے بیانیے کے سپورٹر ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ 18 سے 45 سال کے لوگ ہیں، ان میں 25 سے 45 سال کے بھی شامل ہیں، یعنی میچور لوگ بھی شامل ہیں، ان میں سے 30 سے 45 سال کے عمر کے لوگ بھی شامل ہیں۔ ذرا سوچ لیں اور پھر اس تعداد کو آپ حلقوں میں تقسیم کریں، پورے ملک کے حلقوں میں، اس کے بعد آپ پھر تناسب نکالیں کہ یہ تناسب کہاں ہے۔ یہ تناسب وہ ہے جو شہری ووٹرز کا ہے، شہری علاقوں کے ووٹرز کا ہے۔ اب ان کو تقسیم کریں آپ، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کو حلقوں میں تقسیم کر دیں تو اور ہی آسانی ہو جائے گی، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر حلقے میں مجموعی طور پر کتنے ووٹرز میں اضافہ ہوا ہے۔ تو ناظرین فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔